गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अमेरिका के संविधान का सेकंड टॉपिक। अमेरिका के संविधान चल रहा था हमारा टॉपिक, अमेरिका का संविधान। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक किया अमेरिका के संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं। जिसमें मैंने आपको बताया भाई अमेरिका में क्या है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है और अमेरिका संविधान क्या है, संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा में किया गया और अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है और ये कुछ ही पन्नों में मुद्रित है जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। आज हम अमेरिका के संविधान का ही दूसरा टॉपिक करेंगे। सेकंड टॉपिक शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण है संतुलन का सिद्धांत। शक्तियों का पृथक्करण व नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक साल छोड़कर एक साल ये क्वेश्चन हर बारी पेपर में रिपीट होता है। यानी दो क्वेश्चन बनते हैं, यानी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण से आप क्या समझते हैं और नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को समझाइए। तो हम आज करेंगे शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। यानी अमेरिकी संविधान निर्माता क्या थे, यानी उन्होंने अपने संविधान में यानी वो क्या थे, मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित थे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने। पहले ये समझ लेना जरूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण से हमारा क्या अर्थ है। तो क्या हम क्या लिखेंगे? अमेरिकी संविधान निर्माता मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित थे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? मोंटेस्क्यू ने दिया। मोंटेस्क्यू के अनुसार उसने कहा कि सरकार के तीनों अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों क्या है, अलग अलग कार्य करेंगे और कोई एक अंग जैसे व्यवस्थापन विभाग कार्यपालिका विभाग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कार्यपालिका विभाग न्याय विभाग में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तीनों क्या है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे। तो उन्होंने मोंटेस्क्यू के, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अपने संविधान में मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया कि कहीं सरकार के ये तीनों अंग क्या है, एक दूसरे में हस्तक्षेप करके यानी निरंकुश ना हो जाए। इस संबंध में मेडिसिन का कथन है कि यानी शक्ति पृथक्करण के बारे में मेडिसिन, राइटर का नाम है मेडिसन, इन्होंने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। इन्होंने क्या कहा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में केंद्रित होना क्या है, निरंकुशता का प्रतीक होता है। यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों क्या है, एक ही व्यक्ति के हाथ में या एक ही व्यक्ति समूह या एक ही संगठन में आ जाने के से यह होता है कि
दिशा को स्पष्ट करता है, चाहे वह नियुक्ति हो चाहे वह निर्वाचित हो। अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा नहीं कही जा सकती। इसलिए अमेरिकी संविधान निर्माता शक्तियों का पृथक्करण चाहते थे। अब हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ, यानी ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन तीनों का पारस्परिक संबंध कैसा होना चाहिए, यह प्रश्न राजनीति विज्ञान में अत्यंत विवाद का विषय रहा है। यानी हम इस क्वेश्चन के आंसर की स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, ये एक अत्यंत विवादास्पद मुद्दा रहा है। इन तीनों में संबंधों के आधार पर ही यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आधारित है, और इस संबंध में समय समय पर जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उनमें मोंटेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत सबसे प्रमुख है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति क्या हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो उसने अपनी इस शक्तियों का दुरुपयोग करने लगते हैं। और इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि सरकार के ये तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों क्या है, अलग अलग कार्य करें। व्यवस्थापिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप ना करे और कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपनाया गया है, और इसमें सरकार के तीनों विभाग अलग अलग कार्य करते हैं। व्यवस्थापन विभाग अपने कार्य में स्वतंत्र है, कार्यपालिका विभाग स्वतंत्र है अपने विभाग में, और न्यायपालिका अपने विभाग में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। इसके द्वारा मोंटेस्क्यू ने इस बात पर बल दिया कि उसके द्वारा एक अंग को प्रभावित करने और दूसरे अंग को नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं की जाएगी। किसी भी एक अंग, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, एक अंग द्वारा दूसरे अंग को प्रभावित और नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं की जाएगी। यानी इसका अर्थ यही निकलता है कि प्रत्येक विभाग अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके साथ ही यानी मोंटेस्क्यू ने इस संबंध में यह कहा है कि यदि न्याय संबंधी शक्ति का व्यवस्थापिका या कार्यपालिका शक्ति से पृथक किया जाए तो भी स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती, और यदि अपनी एक ही व्यक्ति का समुदाय तीनों काम करने लगे तो फिर भी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यानी क्या है, कोई एक अंग भी अगर दूसरे अंग में हस्तक्षेप करता है तो उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक कार्य करें और किसी एक अंग दूसरे अंग को ना ही प्रभावित करे और ना ही अनावश्यक बाधा और नियंत्रित करने का प्रयास करें। अब हम पढ़ेंगे कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अभी हमने पढ़ा कि मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण क्या था, किस कारण अमेरिका में इसे अपनाया गया
और अब हम पढ़ेंगे अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस रूप में लागू किया गया, यानी राजनीतिक प्रणाली में अमेरिकी संविधान की यानी प्रमुख विशेषता क्या है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है। नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपन इसके बाद करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि अमेरिका प्रोफेसर ओग ने, जो कि राइटर है, ने लिखा है कि अमेरिकी सरकार की जिसमें राष्ट्रीय राज्यों स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारें सभी क्या है, इतनी शामिल है कि कोई विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है, और कोई भी विशेषता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। और इस संबंध में यानी मेडिसन, जो कि एक लेखक है, वो भी बारी बारी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विवेचना करते हुए उन्होंने बारी बारी यही प्रयास किया है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में न्याय संबंधी सब प्रकार की शक्तियों का एकत्रीकरण अत्याचार की परिभाषा है। यानी उन्होंने भी यही कहा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में शक्तियों का एकत्रीकरण भी क्या है, किसका, अत्याचार का ही प्रतीक है। ऐसी दशा में स्वाभाविक रूप से अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने यह निश्चय किया कि तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने क्षेत्र विशेष में स्वतंत्र हो और इन तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र रखा जाए। तीनों अंगों को यानी व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, तीनों को क्या है, पृथक और स्वतंत्र रखा जाए। इसके साथ ही कोई एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित नहीं करेगा और उसकी स्वतंत्रता को भंग नहीं करेगा। और इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे कि व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को देश में लागू करना यानी प्रशासन चलाना। और न्यायपालिका का कार्य क्या है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं है, वैध है या अवैध है, इसकी जानकारी हमें कौन देता है, न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका क्या है, संवैधानिकता की जांच करता है। ये कोई कानून संविधान के नियमों के अनुकूल है या नहीं है, इसकी जांच कौन करता है, न्यायपालिका। इसके साथ ही हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका विभाग को यानी हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं कि अमेरिका में ये किस प्रकार कार्य करता है। अतः अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में अमेरिकी संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि समस्त व्यवस्थापन शक्तियां किस में निहित होगी, अमेरिकी कांग्रेस में निहित होगी। यानी समस्त शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां किस में निहित होगी, कांग्रेस में। यानी व्यवस्थापिका और कांग्रेस एक ही बात है। अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या नाम दिया गया है, कांग्रेस। यानी अमेरिकी संविधान के
कांग्रेस में। और इसी के साथ ही अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि व्यवस्थापिका के बाद क्या आएगी, कार्यपालिका। कार्यपालिका शक्ति देश के राष्ट्रपति में निहित होगी। किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। अब देखो अमेरिका में क्या है, संसदात्मक प्रणाली नहीं है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है। और अध्यक्षात्मक प्रणाली में कार्यपालिका के 2 प्रधान नहीं होते जैसे संसदात्मक प्रणाली में होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली का उदाहरण अमेरिका है। और अमेरिका में राष्ट्रपति यानी नाम मात्र का और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि अमेरिका की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में। अब बचता है न्याय विभाग, यानी अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि न्याय संबंधी सभी शक्तियां, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि न्याय संबंधी समस्त शक्तियां किस में निहित होगी, ये मैं यहां मेंशन कर रही हूं, सर्वोच्च न्यायालय और उससे नीचे के न्यायालयों में निहित होगी। किस में निहित होगी, सर्वोच्च न्यायालय और उससे नीचे के जो अधीन न्यायालय है, निचले स्तर के न्यायालय में निहित होगी, इस प्रकार यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका में अपनाने के साथ ही संविधान के अनुच्छेद 1, 2 और अनुच्छेद 3 में स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी अनुच्छेद 1 में लिखा है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां अमेरिका में किस में निहित होगी, कांग्रेस में निहित होगी। और अनुच्छेद 2 में कहा गया है कार्यपालिका जो देश पर शासन करता है, समस्त शक्तियां किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और न्याय संबंधी समस्त शक्तियां किस में निहित होगी, सर्वोच्च न्यायालय में। यानी तीनों अनुच्छेद में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपनाया गया है। और इस प्रकार उक्त तीनों अनुच्छेदों में की गई व्यवस्था के आधार पर हम कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अमेरिकी संविधान में स्थान दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मामले में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में उन्होंने कहा है कि अमेरिका की लिखित संवैधानिक व्यवस्था का सार यही है कि राष्ट्र की सरकार को प्रदान की गई सारी शक्तियां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के नाम से 3 महान विभागों में बटी हुई है। सेम वही होगा कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों विभागों की शक्तियां अलग अलग बटी हुई है। अब हम आगे बढ़ेंगे व्यवहार में। पहले हमने पढ़ा शक्ति पृथक्करण क्या है, फिर हमने पढ़ा अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कैसे काम करता है। उसमें हमने पढ़ा प्रथम अनुच्छेद, द्वितीय और तृतीय अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेदों में भी मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि व्यवस्थापन शक्ति किस में निहित होगी, कांग्रेस, कार्यपालिका राष्ट्रपति में और न्यायपालिका शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और नीचे के न्यायालयों में निहित होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे कि व्यवहार में भी क्या अमेरिका में इसी तरह शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन होता आया है। अब अगला पॉइंट हम करेंगे
व्यवहार में शक्ति पृथक्करण व्यवहार में शक्ति पृथक्करण अब ये बच्चों सिद्धांत और व्यवहार के बारे में आपको फर्स्ट ईयर में मैंने अच्छे से बताया और ब्रिटेन के संविधान में भी मैंने आपको रिपीट कर दिया था कि सिद्धांत और व्यवहार क्या है। सिद्धांत व्यवहार यानी हम इसको यानी संसदात्मक प्रणाली के अध्ययन से समझ सकते हैं। जैसे संसदात्मक प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, नाममात्र का और वास्तविक। जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। संवैधानिक रूप से सारी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। उसी प्रकार यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है, यानी व्यवहार में शक्तियों का यानी कार्यपालिका के ये अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है कि इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान नहीं होते जैसा कि संसदात्मक में होते हैं, जैसे नाममात्र का और वास्तविक। इसमें ऐसा इस चीज को कोई स्थान नहीं दिया गया है और इसमें नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका जैसा कुछ नहीं है। इसमें राष्ट्रपति ही यानी नाममात्र का और वास्तविक शासक होता है और उसकी नियुक्ति निश्चित समय के लिए की गई है। उसे पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है जो जल्दी से लगती नहीं है। इसके साथ ही हम आगे पढ़ेंगे कि व्यवहार में क्या अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान में शासन के तीनों विभागों को ही पृथक पृथक नहीं किया गया, वरन अधिक से अधिक एक दूसरे को स्वतंत्र रखने की व्यवस्था की गई। यानी क्या है, सिद्धांत में यानी किताबी तौर पर ही अमेरिका में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाते हुए तीनों विभागों को अलग अलग नहीं रखा गया है, बल्कि व्यवहार में भी इस सिद्धांत का कठोरता से पालन किया गया है। राष्ट्रपति का, जैसे मैंने पहले बताया, राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है। राष्ट्रपति अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि है। अब निर्वाचित में क्या आएगा, यानी जनता द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यानी पहली तो इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्माण किया गया और अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति किसमें आया, कार्यपालिका में। ये राष्ट्रपति किस पर निर्भर नहीं रहता, कांग्रेस पे। अमेरिका की कांग्रेस को हम क्या कहेंगे, दूसरा नाम, या यूं कह सकते हैं व्यवस्थापिका को अमेरिका में कांग्रेस कहेंगे। यानी अध्यक्षात्मक यानी शक्तियों के पृथक्करण पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है। कैसे कि राष्ट्रपति कांग्रेस पर निर्भर नहीं रहता अपने बहुमत के आधार पर, जैसे कि संसदात्मक प्रणाली में रहता है। और इससे आगे हम बढ़ेंगे कि कांग्रेस उसके पद से उसे नहीं हटा सकती, किसको, राष्ट्रपति को। इसके साथ ही ऐसा करने के लिए कांग्रेस को उसके विरुद्ध महाभियोग, अगर किसी परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ये महसूस करती है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाए, तो पद से हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। महाभियोग का आप एक लाइन में अर्थ बताओगे भी। महाभियोग क्या है, पद से हटाने की प्रक्रिया। पद से हटाने की प्रक्रिया यानी
पढ़ेंगे कि और राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता, यानी कांग्रेस भी स्वतंत्र है और राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कांग्रेस करती है। तो हम आगे क्या करेंगे, तीसरा हमारा आता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, कांग्रेस। नियुक्ति तो कांग्रेस करता है, लेकिन क्या है इसके साथ ही, यानी एक बार पद धारण करने के बाद न्यायाधीशों को महाभियोग की जो कि एक जटिल प्रक्रिया है उसके बिना नहीं हटाया जा सकता। यानी नियुक्ति तो कौन करेगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, कांग्रेस, लेकिन उनको पद से यानी आजीवन ये बने रहते हैं, पद से हटाने की एक दुष्कर प्रक्रिया है जो कि महाभियोग की प्रक्रिया, मैंने आपको पहले ही बताया, जो कि जल्दी से नहीं लगती और न्यायाधीश अपने यानी रिटायरमेंट तक अपने पद पर या अपनी अवधि तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि यानी अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण को यानी पूरे रूप में व्यवहार में अपनाया गया है। इस संबंध में यानी डॉक्टर फाइनर का विचार है कि डॉक्टर फाइनर ने इस संबंध में लिखा है कि डॉक्टर फाइनर ने इस संबंध में यानी लिखा है कि संबंध में शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में उन्होंने कहा है कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर या प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण का एक विस्तृत निबंध बनाया गया है और यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख है। क्या है, यानी शक्तियों के पृथक्करण का एक विस्तृत निबंध। दो चीजें याद रखनी है, निबंध बनाया गया है और शक्तियों के पृथक्करण का एक प्रलेख है। डॉक्टर फाइनर ने इसको स्पष्ट कर दिया कि व्यवहार में भी अमेरिका में शक्ति पृथक्करण को पूर्ण रूप से लागू किया गया है। जो यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है और राष्ट्रपति की नियुक्ति है, उनमें भी यानी पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग है, जो जटिल प्रक्रिया है, जो जल्दी से लगती नहीं है। इस प्रकार ये क्या है, एक विस्तृत निबंध और क्या है, शक्तियों का एक प्रलेख है। यानी अमेरिकी संविधान में भी अनुच्छेद प्रथम, द्वितीय और तृतीय में यानी शक्तियों के पृथक्करण के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यानी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां कांग्रेस में निहित होगी और कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और न्यायपालिका शक्तियां क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और नीचे के न्यायालयों के अधीन होगी। इसके साथ ही अब हमारा ये एक क्वेश्चन पूरा होता है, यानी अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ समझाइए। तो अपन ने अब तक किया, यानी शक्ति पृथक्करण का अर्थ, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और व्यवहार में क्या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अमेरिका में पूरे तौर पर अपनाया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका दूसरा पार्ट शक्ति पृथक्करण तथा नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। दूसरा पार्ट नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। अब हमने पढ़ा कि अमेरिका के संविधान में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग कार्य करेंगे, तीनों के अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए। तो यह अनुभव किया गया कि व्यवस्थापन विभाग, कार्यपालिका विभाग या न्यायपालिका विभाग तीनों क्या है, अपने क्षेत्र विशेष में
जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, कार्यपालिका विभाग, इसमें कौन आएगा? राष्ट्रपति। व्यवस्थापिका विभाग में कौन आएगा? कांग्रेस। और न्यायपालिका विभाग में क्या आएंगे? न्यायाधीश। तो कार्यपालिका विभाग, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका विभाग अपने क्षेत्र विशेष में कहीं निरंकुश ना हो जाए, निरंकुश ना हो जाए, यानी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करने लगे। इसलिए अमेरिका में